एक प्रेजेंटेशन देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ यूएक्स डिज़ाइनिंग। तो ये मेरा ही वीडियो है और इसको मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ अपने चैनल से। इसको समझिए। ऑडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ये आपको एक्सप्लेन करते चलता हूँ साथ साथ। सो ये है यूएक्स डिज़ाइन फाउंडेशन। सो देखिए, इंडस्ट्री एवोल्यूशन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अभी इंडस्ट्री कौन सा चल रहा है। सो एट प्रेजेंट जो इंडस्ट्री ऑन गोइंग है, दिस इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री 4.0 और ये बिगनिंग हुई थी इंडस्ट्री 1.0 से, जिसका इंट्रोडक्शन जब हुआ था वो था ईयर 1784, जिसमें मशीन्स मशीन्स स्टीम पावर, वेविंग लूम, इस तरह की चीज़ें काम में आती थी। फिर वक्त बदला, इंडस्ट्री 2.0 आया जिसमें मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरह की चीज़ें, यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग। ये दौर था 1870 का। फिर इंडस्ट्री 3.0 जिसमें ऑटोमेशंस, कंप्यूटर्स और बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हुए। ये दौर था आपका 1969 एंड। और जो टुडेज एरा है जिसमें हम लोग देखते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, जैसे कि बिग डेटा, एडवांस रोबोटिक्स, सिमुलेशन, इंटीग्रेशन, आईओटी जिसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, तो ये सारा पार्ट जो आपका इंडस्ट्री 4.0 का है, यानी कि जो एट प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है, तो आज की डेट में जैसे हम लोग घर के अंदर देख रहे हैं, स्मार्ट स्विचेस हैं, ठीक है, स्मार्ट प्लग्स अवेलेबल हैं, एलेक्सा जैसे वॉइस एआई अवेलेबल हैं, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी जिसके हेल्प से अगर हम लोग आज की कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या होता है, वो एक वीआर के थ्रू बेसिकली आपको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कराई जाती हैं कि वो चीज़ें किस तरह से दिखेंगी आपको आफ्टर फाइनल फेज में। तो ये चीज़ें, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है इंडस्ट्री 4.0 के अंदर, यानी कि यहाँ पर टेक्नोलॉजीज का एक ज़बरदस्त ब्लेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हाल फिलहाल में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इंडिया में 3D प्रिंटेड जो हैं वो आपके घर वगैरह बनने स्टार्ट हो गए। तो जैसे हम लोग ये एग्जांपल लेंगे, टिवास्ता इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा कंप्यूटर की हेल्प से, एक आपका डिवाइस आता है 3D प्रिंटिंग के लिए, उसकी हेल्प से बेसिकली इसको तैयार किया गया है। तो ये इंडस्ट्री 4.0 का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि भाई टेबल ऑफ कंटेंट की क्या क्या चीज़ें आप इसमें समझने वाले हैं इस जर्नी के अंदर। हाँ जी, आप ही हाँ। सो जैसे कि इंट्रोडक्शन अबाउट यूएक्स, गुड यूएक्स वर्सेस बैड यूएक्स, origin of UX, UX key roles, UX honeycomb, design thinking process, stage 1 empathize, business goal, problem solution feature, understanding stakeholders, competitor analysis, finding the right audience through right channel। जो हम लोग सेकंड इसका कंटेंट देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास में होगा या फिर उससे भी नेक्स्ट क्लास में आएगा, तो जहाँ पर लोग देखेंगे स्टेज की डिफाइन कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, मॉडरेट वर्सेस अनमॉडरेट, क्वांटिटिव वर्सेस क्वालिटिव रिसर्च, यूज़र पर्सोनाज, यूज़र जर्नी मैप। देन स्टेज 3 आप देखेंगे आइडिएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कार्ड शॉर्टिंग, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एंड यूज़र फ्लो। सो ये है हमारा कंटेंट जो बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर। So let's begin with a brief explanation of what UX is। तो ये तो हमें क्लियर हो चुका है जो अभी तक की हम लोगों ने थ्योरीज देखी है कि UX क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिज़ाइन सिस्टम के अंदर। सो UX is totally of end user perceptions as they interact with a product or service
These perceptions include effectiveness and efficiency, emotional satisfaction, and the quality of the relationship with the entity that created the product or service. So गुड यूएक्स वर्सेस बैड यूएक्स के एग्जांपल में हम लोग एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं जो हर किसी के घर में अवेलेबल है, एक टीवी का रिमोट। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं जैसे जनरली जितने भी आपके ये केबल वाले जो प्रोवाइड करते हैं आपको सेट टॉप बॉक्स जो डैन वगैरह के आते हैं या हैथवे वगैरह के आते हैं, तो आपको इसी तरह का रिमोट कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। या फिर जो हम लोग पुराने कलर टीवी देखते हैं जो एलईडी एलसीडी बेस्ड हुआ करते थे, उसमें भी हमें इसी तरह का रिमोट मिलता है। बट जब से स्मार्ट टीवीज मार्केट में आए हैं तो रिमोट में इतने नंबर ऑफ कंट्रोल्स नहीं रहे, बहुत ही मिनिमलिस्टिक हो गया, स्पेशियस है आज की डेट में रिमोट कंट्रोल हमारा, है ना। सो क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट इन टूडेज बिजनेस वर्ल्ड। सो इज दिस गुड और बैड डिज़ाइन? सो अगर हम लोग करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो दिस इज अ रियली बैड डिज़ाइन। ठीक है, ये तब के लिए अच्छा था जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, बट आज की डेट में ये एक सही डिज़ाइन सिस्टम नहीं है। तो सही डिज़ाइन सिस्टम क्या है? जहाँ पर मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में आपको चीज़ें डिलीवर हो, जैसे कि मेरे हाथ में जो टीवी का रिमोट है या जो हम लोग इस प्रेजेंटेशन के अंदर टीवी का रिमोट है देखने जा रहे हैं। जैसे एप्पल का आप लोगों ने अगर रिमोट देखा हो टीवी का, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, तो बड़ा ही मिनिमलिस्टिक सा होता है। ठीक है ना। सबसे ऊपर ऑन ऑफ करने के लिए अगर आप वॉइस पर कुछ बोलना चाहते हो तो यहाँ पर एक अवेलेबल है। यहाँ पर आपका ट्रैक पैड अवेलेबल है, यहाँ से बैक के लिए आपका बटन है, यहाँ पर डिस्प्ले से अगर आपको रिलेटेड कुछ चेंजेस करने तो मॉनिटर का एक सिंबल अवेलेबल है। नेक्स्ट फॉरवर्ड म्यूट एंड म्यूट वॉल्यूम अप डाउन जो भी आपने करना है वो सारी चीज़ें इसमें एक चंद बटन के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इसके अंदर। जहाँ पर उन्हें लगा कि भाई यहाँ पर हमारा एक बटन कम पड़ रहा है तो उन्होंने क्या करा, प्लस माइनस को कंबाइन एक कर दिया। ठीक है, और इस तरह से बेसिकली ये वाला पार्ट आपका बन के तैयार हुआ। तो आजकल मिनिमलिस्टिक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ये नहीं कि सो मैनी फीचर्स लोडेड होने चाहिए, वहाँ पर भर भर के बटन्स डालो। अभी आपने हाल फिलहाल में नोटिस किया होगा, जो आपने हाल फिलहाल में अगर टीवी परचेज की होंगे तो उसके अंदर जो पैनल पर बटन्स होते हैं वो एक सिंगल बटन रह गया है। अब टीवी के ऊपर आपका बोले बटन नहीं होते चैनल चेंज करने के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए, उस तरह के कंट्रोल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये तब तक थे जब तक स्मार्ट टीवी नहीं थे। जब से स्मार्ट टीवी आ गया ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं। इसी तरह से पहले के टाइम में जो हमारे सेट टॉप बॉक्सेस हुआ करते थे तो उसके ऊपर फिजिकल बटन हुआ करते थे वॉल्यूम के लिए, चैनल वगैरह चेंज के लिए। अब सबको पता है, लोग इतने आलसी हो चुके कोई नहीं जाता उठ के वहाँ तक, तो उन्होंने वो सारे फीचर्स कहाँ डाल दिए, रिमोट के ऊपर डाल दिए। सो दिस इज़ अ minimalistic and smart design. So good design can produce positive feelings about a product or service. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा अपना डिज़ाइन सिस्टम है। अपना मेन्यू यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप डिस्प्ले से रिलेटेड चेंज कर सकते हैं। ऊपर अपना माइक अवेलेबल है, यहाँ से आप बटन प्रेस करेंगे तो ये इंगेज होगा और जो भी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ देंगे वो इंजेक्ट हो जाएगा आपका जो भी रिसीवर होगा वहाँ पर वॉल्यूम के लिए। और यहाँ से आपका प्ले पॉज का एक सिंगल टॉगल बटन। ये नहीं कि दो अलग अलग बटन बनाओ जो नॉर्मल पहले टीवी में हुआ करते थे, वो दो दो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक मेरा बहुत हैंडी हो गया, अननेसेसरी इतना बड़ा मुझे रिमोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी ने नोटिस किया होगा जो पहले वाला हमारा एक ट्रेडिशनल टीवी का रिमोट था उसमें 4 कलर के बटन थे नीचे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं टीवी रिमोट और इमेजेस में आते हैं तो इस तरह के रिमोट सभी के घर में रहे हैं। सभी ने नोटिस किया इस तरह के नीचे 4 कलर के आपको ये दिखाई देता है। ठीक है, ये किसी के पूरे लाइफ स्पैन में टीवी खराब हो जाता है, फूक जाता है, चला जाता है, वो कभी इस्तेमाल ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक तो एंड यूजर को ही नहीं पता कि भाई इसका करना क्या है। जो टीवी के पीछे आप देखते हो बहुत सारे इनपुट होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक YVPR करके एक पोर्ट दिया होता है, यानी कि आप कैमरा अगर अपने टीवी में कनेक्ट करते हैं जो एनालॉग वगैरह होता है उसके लिए बेसिकली काम में आया करते थे। तब एंड यूजर को पता ही नहीं, भाई दे तो दिया लेकिन इसका होगा क्या, कुछ नहीं। ठीक है, रही ये वाले कंट्रोल तो टीवी के ऊपर शायद ही कोई होगा बंदा जो पेन ड्राइव लगा के कोई मूवी वगैरह देख रहा है, क्योंकि सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो जाता है ना। तो वहाँ पर भी इसका कोई काम नहीं बचा। तो ये सारी चीज़ें, तो अब इस तरह के रिमोट्स का ना ट्रेंड चला गया। अब जो चल रहा है वो इस तरह के मिनिमलिस्टिक, या जैसे मैंने अभी अपना स्मार्ट वाला आपको दिखाया उस तरह की चीज़ों का ज़्यादा यूज़ है। तो ये दौर चला गया।
ये 1 2 3 4 जो आपके नीचे बटन्स वगैरह होते हैं सब कुछ नहीं, क्योंकि अब क्या होता है स्मार्ट टीवी रहेगा तो स्मार्ट टीवी के अंदर अपना खुद का एक कीबोर्ड होता है, बस आप अपने बटन से नेविगेट कीजिए और जो जो बटन आपने प्रेस करना है करते जाइए और आपकी चीज़ें काम करती जाएंगी इसके अंदर। चलिए, तो गुड यूआई यूएक्स में हम लोग एक और चीज़ समझेंगे, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा आजकल एक टमाटो का केचप आता है पिचकू के नाम से। ठीक है, ये हम लोग बाहर का देख रहे हैं। तो क्या होता है टमाटो केचप जो होते हैं ग्लास बॉटल में भी आते हैं और प्लास्टिक बॉटल में भी आते हैं। अब यूआई यूएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दोनों को देखोगे ये ग्लास में है, नॉट एक्सक्यूजेबल, यानी कि अगर आपने इसको फ्रिज में रखा हुआ है तो फिर आप इसको उल्टा करके बेस पे मारोगे जोर जोर, तब जाके थोड़ा बहुत इसमें से मटेरियल बाहर आएगा। वहीं पर गुड यूएक्स क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली, बच्चे से फूटेगा नहीं। ठीक है, ये फूट सकता है, यहाँ पर वो सब टेंशन नहीं है, बच्चा आराम से दबाएगा, स्क्यूज होकर मटेरियल जो भी उसके अंदर होगा बाहर आ जाएगा निकल के, है ना, प्लास्टिक फॉर्म में है और स्क्यूजेबल है ना। तो आप देखते हो जैसे मार्केट में बहुत सारे आपके चॉकलेट सिरप वगैरह आते हैं जो इसी तरह की पैकेजिंग के अंदर आते हैं। तो ये पैकेजिंग डिज़ाइन करने के पीछे भी एक रिसर्च है। ऐसे नहीं कि कुछ भी डिज़ाइन अच्छा लगा और हमने उसको बना दिया। हम उसको अगर डिकोड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि वो ऐसा क्यों है, तब आपको पता चलेगा उसके पीछे बनाने के पीछे उसका साइंस क्या लगाया उन्होंने। तो इस तरह की बॉटल्स जैसे कई बार आप जब फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है कि वो एक मॉइस्चर इसके ऊपर क्रिएट होता है। कई बार आप बड़े लोगों के हाथों से भी स्लिप हो जाती हैं बॉटल्स। ठीक है, और नेक बहुत नैरो होगा, प्रोडक्ट निकालना उसके अंदर से बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, तो या तो फिर उसको उल्टा करके बहुत देर के लिए रखो। अब तुम गर्मा गर्म समोसा लाए हो और तुम चटनी निकलने का वेट कर रहे हो। ठीक है, तो वो तो कोई सेंस नहीं बनता ना। तो जैसे मैगी ने निकाला था, मैगी पिचकू। ठीक है, तो भाई चलो बॉटल भी छोड़ो, किसी का बजट ज़्यादा नहीं तो इस तरह का उन्होंने एक शैशे बना दिया। आज की डेट में आप लोग देखते हो जितने भी रिफिलिंग शैशे आते हैं चाहे वो डिटर्जेंट के हों या किसी भी चीज़ के हों, तो डब्बे ना बना के बेसिकली क्या हो रहा है, वो इस तरह के प्लास्टिक के आपके सैशे जिसमें आपका एक कैप रहता है जिससे पोर करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे एक देखते हो बिम जो है बड़ा ही सही प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, वो अगर 30 35 रुपए का भी अगर पाउच बेच रहा है तो वो सेंटर में ना बना के क्या करता है कॉर्नर पे बनाता है पोर करने के लिए, कि भाई आराम से आप निकाल सको उसको। ठीक है, बीच में होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब ये क्या है सॉलिड फॉर्म में, तो इसलिए इन्होंने इसको कॉर्नर पर रखा, इन्होंने बीच में डाला है इसको, ताकि यूनिफॉर्म वे में आप रोल करके नीचे बड़े आराम से निकाल लो। वो लिक्विड फॉर्म में बहुत ज़्यादा होता है तो उसको आप पोर करने के लिए कॉर्नर से निकालते हो। ठीक है, तो हर एक जगह पर दिमाग लगा के बनाई गई है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। तो यूएक्स क्लियर हो रहा है। तो पहला एग्जांपल हमने क्या देखा, एक रिमोट का कि जिसमें इतने हेल लॉट ऑफ बटन्स की आज की डेट में कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं एक एग्जांपल हेंस का अपना टोमेटो केचप है जो ग्लास बॉटल के अंदर है, लेकिन वो हम लोग बाद में उसका रिप्लेसमेंट देख रहे हैं प्लास्टिक बॉटल के अंदर। रिकॉर्डिंग में चेक कर लेता हूँ एक बार और। हाँ चल रहा है। अब जैसे एक और हम लोग यहाँ देखेंगे कि भाई आपने एक डिज़ाइन बनाया जहाँ पर आप एक यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि अगर वो यहाँ से इस डिलीट अकाउंट बटन पर क्लिक करेगा तो उसका अकाउंट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रेड बेस है, डायलॉग न्यूट्रल है और प्राइमरी बटन हमने लगाया रखा है। ठीक है, जिस पर क्या लिखा है डिलीट अकाउंट। जब कोई भी इस तरह की चीज़ें हम लोग दिखाते हैं कि भाई ये चीज़ करने से डिलीट होगा, डेंजर या वार्निंग की एक वो है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो चीज़ आपकी काफ़ी क्लियर हो, स्टैंड आउट हो रही हो। ऐसा ना हो कि यूज़र धोखे में डिलीट करके चला गया अपना अकाउंट, अरे मुझे तो लगा कुछ और होगा। ठीक है, तो बटन वो चीज़ क्लियरिटी के साथ कह रहा हो अपनी कि भाई उसका काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बटन पे क्लियरली मेंशन है क्या, डिलीट अकाउंट। तो अगर इस तरह से अगर आप कुछ बना रहे हो तो वो ज़्यादा सही रहेगा रादर देन कि आप इस तरह से उसको ब्लेंड कर दो। तो हम में से बहुत सारे बच्चे कोडिंग पढ़ चुके हैं, तो आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा तो उसमें देखते हो बटन आते हैं, बटन इन्फो, बटन प्राइमरी, बटन वार्निंग, बटन डेंजर, बटन सक्सेस, ये सारे कलर्स अवेलेबल थे ना वहाँ पर। तो उनका यही काम होता है बेसिकली।
तो ये भी आपका एक गुड यूआई यूएक्स का एग्जांपल है। ठीक है, इस तरह का अगर हम लोग लेफ्ट साइड वाला अगर एग्जांपल बना रहे हैं तो वो एक गलत अप्रोच है, और अगर हम लोग राइट हैंड साइड वाले के साथ जाते हैं तो एक करेक्ट अप्रोच है। या फिर हम एक फॉर्म की बात करते हैं, एक फॉर्म ए है और एक फॉर्म बी है। फॉर्म ए जिसके अंदर हमने बनाया सब कुछ सेम है, बट कुछ अगर मिस्टेक होती है यूज़र से तो क्या लिखा है, नेम इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। फ़ोन नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है, फ़ोन कैन नॉट कंटेन अल्फ़ाबेट, क्योंकि इसने ए लिख दिया है इसके अंदर। या ईमेल फॉर्मेट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि डॉट कॉम नहीं है इसके अंदर। तो क्या हो रहा है, ऊपर एरर बन के आ रहा है। अब क्या है सीन है कि भाई मान लो कि मैं यहाँ पर कोई भी मिस्टेक करता हूँ, एरर टॉप में ही आएगा। बट सही तरीका क्या है कि जिस फील्ड को एरर बिलोंग कर रहा है उसी फील्ड के ऊपर उसको दिखाओ, ताकि एंड यूज़र को ये पता चले कि गलती हुई किस फील्ड के अंदर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम पढ़े लिखे लोगों से भी कि हम एरर पढ़ते ही नहीं और हम ट्राई कर रहे होते हैं, अरे बाद में ध्यान देते हैं एरर तो ये है। हाँ, तो इसलिए फ्लिपकार्ट ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा। जब उन्होंने अपना फॉर्म बनाया तो उन्होंने उसमें एक चीज़ डिफाइन की, flipkart.com, यहाँ जाइए और जब आप यहाँ से लॉगिन अटेम्प्ट करते हैं, मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है, पहले मैं लॉग आउट कर देता हूँ। और आप जब लॉगिन करते हैं और आप यहाँ पर कोई डिटेल पुट करके नहीं जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो वहीं पर वो वार्निंग बना देता है उस चीज़ की। तो एरर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं और आए, एरर उसी पॉइंट पर आना चाहिए जिस पॉइंट पर मिस्टेक है। तो इस तरह का फॉर्म होगा। तो जब आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा था तो आपने नोटिस किया होगा गेट बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से हम लोग एक ऑप्शन देखेंगे वैलिडेशन। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आपसे कोई मिस्टेक होती है तो क्या दिखाई देता है, ऐसा ही है ना कि भाई नेम अवेलेबल है, लास्ट नेम अवेलेबल है, यूज़र नेम मिसिंग है तो प्लीज़ चूज़ योर यूज़र नेम, सिटी इज़ मिसिंग प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड सिटी, स्टेट इज़ मिसिंग, जिप कोड इज़ मिसिंग, अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन इज़ मिसिंग। तो जो जो चीज़ें आप ऑन करते जाओगे वो चीज़ें आपकी ओके होती जाएंगी। जैसे मैंने लिख दिया गाजियाबाद, पिन कोड दोनों वेरीफाई हो गए। तो जो चीज़ें ओके होंगी वो ग्रीन में टर्न हो जाएंगी, यानी कि सक्सेस में चली गई वो चीज़ें। तो समझ आया। तो जैसे हम लोग यहाँ फेसबुक देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ों के साथ एग्जांपल दिखा है। तो आप यहाँ से अपना कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जब भी आप कोई साइन अप वगैरह करेंगे, एक अकाउंट वगैरह बनाएंगे, तो जैसे आपने सर नेम छोड़ दिया अपना तो क्या हो गया, वार्निंग बन गई उसी जगह के ऊपर। ठीक है, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि वहाँ पर आपने अपना सर नेम एंटर करना है। तो जिनके पास सर नेम नहीं होता है, एग्जाम्पल बहुत सारे लोग नहीं रखते, तो वो डॉट पास कर सकते हैं उसी जगह पर। ठीक है, ताकि वो क्रिएट हो जाए। इसी तरह से अगर हम लोग फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे हैं तो फॉर्म को ब्रेक डाउन अगर कर दें इस तरह से तो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल। अब हो क्या रहा है कि जगह बहुत कंजस्टेड हो गई। मेरे पास जो एरिया है, अगर मैं इसको समझ रहा हूँ कि भाई एक ये फॉर्म फ़ोन की स्क्रीन है, तो आप देख रहे हो फील्ड कितने छोटे हैं। चलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम में चल जाएगा, लेकिन ईमेल तो बहुत बड़ा होता है। अब बंदा जो ईमेल आईडी एंटर कर रहा है अगर वो प्रॉपर विजिबल ही ना हो तो क्या फ़ायदा, वो एरर कर ही सकता है उसके अंदर। क्योंकि कई बार आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर टाइप करो लेकिन टाइपो एरर हो गया आपसे और गलत अकाउंट पर आपने वहाँ पर बना दिया, या फिर आपको उसके बाद में वार्निंग आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कंबाइन करके एक बना सकते हो। नेम, तो नेम में यानी कि दोनों की बात आ गई। ठीक है, फ़ोन नंबर आपका चला जाएगा, ईमेल आपको क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पर आपका एक प्रेफर्ड स्लॉट आ गया, जो भी आप बुकिंग के लिए यूज़ करो, नीचे आपका एक बटन आ गया। सभी का एक सिमेट्री है, सभी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, ना कि इस तरह से कि कोई चीज़ हमें प्रॉपर दिख ही नहीं रही है। तो फॉर्म का जब भी कोई फील्ड बनाए तो ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन टोटल विजिबल हो। रजिस्ट्रेशन में, साइन अप में सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही चीज़ों की होती है कि हम लोग फॉर्म तो बनाते जा रहे हैं लेकिन वो फॉर्म गड़बड़ हो गया। वो नहीं होना चाहिए। फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन बिल्कुल होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो, अगर आप सर्विस से रिलेटेड कोई ऑफरिंग दे रहे हैं कि लेट्स से कि भाई मैं एक वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ या मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं वेबसाइट डिज़ाइनर करके अपने रोल को स्पेसिफिक नहीं करूँगा, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, या चलो ऐसा समझते कि मैं एक अरीना एनिमेशन रन कर रहा हूँ और मेरे पास मल्टीपल कोर्सेज की ऑफरिंग है।
तो आप क्या कर सकते हैं, यूज़र को चेक बॉक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर्म में अगर ड्रॉप डाउन के केस में अगर आप अपनी ऑफरिंग्स दिखाएंगे भाई नंबर ऑफ कोर्सेज आपके पास क्या है, हो सकता है कि कोई यूज़र ऐसा हो कि जो एक से ज़्यादा कोर्स में इंटरेस्टेड हो, तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम आएगी, चैलेंजेस होंगे, तो आप चेक बॉक्स दे दो उस केस में। तो सिचुएशन होती है कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, ठीक है। अब जैसे अब प्रेफर्ड स्लॉट है यहाँ पर, तो स्लॉट्स बने हुए हैं कि भाई कौन सा लेना है। तो मैंने जब अपना प्रोजेक्ट बनाया तो मैंने इसको और रिफाइन किया। मैंने क्या किया कि भाई अगर कोई हमारी वेबसाइट पर आएगा और वो यहाँ से मेरी कोई सर्विस बुक करना चाहता है, ठीक है, जब वो सर्विस बुक करेगा तो यहाँ से हमने इसको ऑप्शंस दिए किस तरह की सर्विस वो लेना चाहता है, ठीक है। क्या वो एक फ्री कंसल्टेंसी चाहता है 15 मिनट की, या फिर वो एक ट्रायल पैक लेना चाहता है 999 का, या फिर वो एक टेलीफोनिक कंसल्टेंसी विद रिपोर्ट चाहता है, या फिर वो ऑन साइट कंसल्टेंसी यानी कि वो चाहता है कि जो एक्सपर्ट है वो उसकी लोकेशन को विजिट करे, ठीक है। उसके बाद किस डेट पर और कौन कौन से टाइम्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने क्या करा, जैसे चेकबॉक्स होता है ना, उसी तरह से हमने चेक फॉर्म में इसको बना दिया कि आप चेक करो उस चीज़ को और अपनी फर्दर डिटेल डाल के यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसके लिए कोई ड्रॉप डाउन नहीं दिया उसको, क्या है सारे स्लॉट्स मेरे अवेलेबल होंगे वहाँ पर। तो अलग अलग उसमें अलग अलग टाइम लगेगा, जो भी आप सर्विस यहाँ से चूज़ करेंगे। जैसे आपने बुक अपॉइंटमेंट पर हम लोग दोबारा आएंगे, नीचे बुक एन अपॉइंटमेंट, और यहाँ से जैसे हमने लिया तो यहाँ देख रहे हो स्लॉट्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगे क्योंकि ये 15 मिनट की कंसल्टेंसी। तो जैसे कि अभी टाइम जो मेरा हो रहा है तो वो देखो स्लॉट मिस हो चुका है, तो 12:45 का स्लॉट नेक्स्ट अवेलेबल है, या 1 से 5 का आपका फिर अवेलेबल है, इस तरह से मतलब हाँ मतलब सारे स्लॉट सामने अवेलेबल है, यूज़र सीधे चूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं ड्रॉप डाउन में डाल दूंगा तो कंफ्यूज होगा उस केस में, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटर यूआई, क्लियरिटी ज़्यादा होगी इसके अंदर। तो यहाँ देखिए डिस्प्ले ऑल ऑप्शंस साइड बाय साइड व्हेन यूजर हैज टू सेलेक्ट 2 to 4 वैल्यूज। अब जैसे एक ड्रॉप डाउन है चूज अ थीम, ठीक है। अगर मैं उसको सामने ही रख दूं टॉगलिंग के लिए, तो या तो एक टॉगल बटन हो कि मैंने क्लिक किया वो स्लाइड होके चला आता है डार्क में, टॉगल किया तो बहुत लाइट में आ गया, या फिर आप रेडियो बटन इस तरह से सामने रखिए। हाइड एंड सीक मत खेलो यूज़र के साथ, कई बार क्या होता है फिर वो उसको यूज़ ही नहीं कर पाता, फीचर को पता ही नहीं होगा उसको, ठीक है। सो डिस्प्ले ऑल ऑप्शंस साइड बाय साइड व्हेन यूजर हैज टू सेलेक्ट फ्रॉम 2 to 4 वैल्यूज। जैसे मैंने अपने अपॉइंटमेंट के सारे स्लॉट्स रिवील कर दिए सामने, यूजर वहां से देख सकता है, जो भी स्लॉट उसको चाहिए वो वहां से ले सकता है उसके अंदर। नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पर लोग देखेंगे यूज आइकन्स फॉर मेन्यू आइटम्स, जैसे कि न्यू टैब, न्यू इनकॉग्निटो टैब, रिसेंट टैब, डाउनलोड्स, हिस्ट्री। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये इतने कैची नहीं लग रहे, ठीक है। सो अगेन जैसे कि मैं एक फ्लिपकार्ट का एग्जांपल आपको समझाना चाहूँगा। तो फ्लिपकार्ट की मेन लैंडिंग पेज पर आते हैं, लॉगिन पर उन्होंने अवतार का सिंबल यूज़ करा, कार्ट के आगे उन्होंने कार्ट का सिंबल यूज़ करा, सेलर के आगे उन्होंने शॉप का सिंबल यूज़ किया। इसके अंदर जाओगे तो हर एक चीज़ का अपना एक आइकन उन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो नोटिफिकेशन पर बेल आइकन है, कस्टमर सपोर्ट पर हेडफोन बना हुआ है, एडवर्टाइज के ऊपर ग्रोथ का सिंबल बना हुआ है, डाउनलोड के ऊपर डाउनलोड का सिंबल है। तो आज की डेट में आइकन्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। सो आइकन क्या करता है, एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट करता है। कई बार हम लोग मैटर नहीं पढ़ते, आइकन देख के समझ जाते हैं कि क्या मिलेगा मुझे उसके अंदर, राइट। तो एक कंपैरिजन आपके सामने है, तो आपको खुद देखने में जो अच्छा लग रहा होगा वो ये वाला पार्ट ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा कंपैरेटिवली प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मैटर हमने यहाँ लिखा और यहाँ पर हमने एक बोल्ड सी लाइन डाली, बैक बटन बड़ा सा लगा दिया, ब्लॉग लेकिन छोटा सा लिखा है। बट वहीं पर अगर हम लोग सभी चीज़ों को सिमेट्री में इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस आपका क्रिएट होगा। लाइन देखो एकदम स्लीक है, इस तरह से नहीं बोल्ड है। यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो काफ़ी क्लियर तरीके से बना हुआ है। बटन जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ड्रॉप शेडो यहाँ पर बहुत हार्ड वे में अवेलेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रॉप शेडो एलिवेशन के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी डिज़ाइन के अंदर, ना कि एकदम उसको आप हार्ड दिखा रहे हैं चीज़ों को। हार्ड ड्रॉप शेडो कहीं यूज़ नहीं होता, तो बहुत ही लाइट ड्रॉप शेडो में यूज़ करना चाहिए।
तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो जब भी आप कोई बनाते हैं बटन वगैरह, जैसे बर्गर टेम्पलेट हमने बनाया, ऑर्डर नाउ हमने उसके अंदर बनाया, तो आप उसके अंदर डालिए वाई एक्सिस में कितना स्प्रेड रेडियस होगा और 0,000,0,1 यानी कि 10% की ऑपेसिटी होगी उसके अंदर। ठीक है, जिससे एक बढ़िया सा एलिवेशन क्रिएट होगा। या जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग आज का एग्जांपल लें, तो आज की क्लास में हमने अपनी क्लास में एक ड्रॉप डाउन बना के दिखाया है बच्चों को। कहाँ गया? DTS 9 to 10:30 फैब मंथ। ठीक है, तो यहाँ से कैटलॉग, कैटलॉग के अंदर नैप बार अपडेटेड, ये हमने बनाया। तो यहाँ देख रहे हो कितना माइल्ड ड्रॉप शैडो हम लोगों ने यूज़ करा है। ठीक है, और बहुत ही हल्का सा एलिवेशन इसके अंदर यहाँ पर है। ठीक है, इसको हमने रिस्पॉन्सिव बनाया। ठीक है, कि आप अगर इसको यहाँ से ऐसे छोटा करेंगे, तो जैसे ही ये ज़रूरत से ज़्यादा छोटा अगर 768 पिक्सल से नीचे जाएगा तो यहाँ पर बर्गर आइकन आ जाएगा, बीच वाला नैप बार आपका बंद हो जाएगा, है ना। आइकन ऊपर रह गए, फिर इसके बाद आपका ये नैप बार यहाँ पर आ गया इस तरह से। अभी पूरा नहीं, क्योंकि इस क्लास में बस मुझे यही समझाना था कि बीच के मैटर को कैसे हाइड करना है, लेफ्ट और राइट को किस तरह से रखना है, साथ में आपका ड्रॉप डाउन का आइकन कैसे आएगा। जैसा आप फ्लिपकार्ट में देखते हो कि अगर हम लोग उसको ज़रूरत से ज़्यादा छोटा करते हैं तो नैप बार इस तरह से कुछ क्रिएट हो जाता है। बाकी सर्च वगैरह सारे ऑप्शन चले गए ना यहाँ से। जैसी जगह ज़्यादा होगी सर्च आ जाएगा, जैसी जगह कम होगी सर्च रिमूव हो जाएगा वहाँ से। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर कोई लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करें, तो बटन्स जो आपके होते हैं जैसे साइन इन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, तीनों एक जैसे नहीं दिखने चाहिए। ठीक है भाई, मेरा जो मेन पर्पज़ है जब यूज़र ऑनबोर्ड हो रहा है यहाँ पर, तो वो लॉगिन पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, साइन अप यानी कि अगर अकाउंट नहीं है तब वो उसको सेकेंडरी एक्शन है, प्राइमरी एक्शन नहीं है। ठीक है, तो साइन अप को हमने रखा बटन की फॉर्म में ही है, लेकिन वो सेकेंडरी एक्शन है। फॉरगेट पासवर्ड मेरा ट्राइटरी एक्शन है, यानी कि थर्ड एक्शन, यानी कि जो और भी कम यूज़ होगा, तो हम उसको बटन का कोई नहीं दे रहे, लेकिन फीचर ज़रूर दे रहे हैं यूज़र को। अब तीनों को अगर आप सेम अप्रोच के साथ रख दोगे कि भी तीनों बटन की तरह ही हैं बिल्कुल, और तीनों इक्वल वैल्यू कर रहे हैं, तो वो एंड यूज़र के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसे फ्लिपकार्ट को अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो फ्लिपकार्ट क्या कहता है भाई, प्रोडक्ट जब आप लेते आते हो तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, कलर में प्ले कर रहे हैं अच्छे से। तो जो इंटेंस कलर होगा, डार्क कलर होगा, वो इन्फ्लुएंस करता है एंड यूज़र को। जो लाइट कलर होता है वो सेकेंडरी एक्शन होता है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ये चाहता है कि बंदा अगर वेबसाइट पर आए तो वो प्रोडक्ट बाय नाउ करे। ऐड टू कार्ट उन्होंने फीचर जस्ट दिया है ताकि हो सकता है कोई विजिटर ऐसा हो जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लेना चाहता हो, तो वो कार्ट में अपने ऐड करके रख ले चीज़ों को। नहीं तो उनकी पहली अप्रोच ये है कि वो सीधे बाय करके निकले। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई फ्लिपकार्ट को पता है उसके मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर अवेलेबल हैं, जिसमें नंबर 1 पर उसका अमेजोन ही आता है। ठीक है, फिर फ्लिपकार्ट की अपनी खुद की सब्सिडरीज हैं, जैसे कि मिंत्रा हो गया। भाई एग्जाम्पल के तौर पर आज हम लोग देखें, ब्रांड जो हमारा एपटेक है, ठीक है, उसके अंडर में चाइल्ड ब्रांड्स हैं, जैसे कि मैक हो गया, अरीना हो गया। बट भले से वो एक ही ब्रांड के अंडर में आते हैं, कोई भी कितना बिजनेस कर जाएगा वो एक ही जगह पर, बट इंडिविजुअली अपनी ब्रांच का टारगेट होगा ना कि भाई हम इस बार अपना जो टारगेट है लास्ट मंथ से नेक्स्ट लेके जाएं, या लास्ट ईयर से हम लोग उसको ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल पर लेके आए। ठीक है, तभी तो उस ब्रांड को एक अलग से रिकॉग्निशन मिलेगा हेड ऑफिस के अंदर कि भाई ये ब्रांड जो है, जो ब्रांच है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर कि भाई मिंत्रा हो, मिंत्रा का अपना अलग टीम होगी, अलग उसके सेल्स हेड होंगे, रीजनल हेड होंगे सारे। फ्लिपकार्ट है उसके अलग हैं, लेकिन दोनों आते वॉलमार्ट के अंडर में ही है। ऐसे शॉप्सी हो गया, वो अपना इनका अलग एक और प्लेटफॉर्म है। तो सभी लोग अपनी सेल्स कर रहे हैं, सब उसमें चली गई हैं। हाँ, इंटरनेशनल ब्रांड है। तो समझ में आया, एक्शन बहुत क्लियर होने चाहिए कि भाई यूज़र लॉगिन का अगर कार्ड है तो लॉगिन ही हाईलाइट होगा, साइन अप का कार्ड है तो साइन अप हाईलाइट होगा, फॉरगेट का अगर कार्ड है तो फॉरगेट हाईलाइट होगा। ये नहीं कि आप उसके ऊपर तीनों को हाईलाइट कर रहे हो, तो ये अप्रोच गलत हो जाएगी आपकी। तो इसको हमने बटन की तरह का, लेकिन इसको कलर नहीं दिया। तो जिसके पास इस तरह का कुछ आपको लुक एंड फील मिलता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्शन। फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, तो ये
100 में से जो यूज़ करने वाले लोग होंगे वो 20 होंगे, 80% लोग जो होंगे वो यहाँ पर लॉग इन कर रहे होंगे। अगर उनका अकाउंट है, नहीं होगा तो वो साइन अप करेंगे, सीधी सी चीज़ है। तो इस तरह का सिस्टम है यहाँ पर। तो इसको हमें काफ़ी क्लियर रखने की ज़रूरत है। अब जैसे ये एक वेबसाइट है, ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और जिस बंदे को मैं वेलकम कर रहा हूँ वो भी सेम साइज़ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो बट जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो वो बंदा जिसके जिसको आप ग्रीट कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो, तो वो कम से कम लार्ज, उसमें तो अलग तो स्पेशल तो प्रिविलेज तो फील हो उसको। और जैसे एक मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ आपके पास, ग्रुप में चेक कीजिए। पहुंचा सभी के पास? तो जैसे मैं इस ऐप के अंदर लॉगिन हूँ, ठीक है, तो दिखाई दे रहा है ना, हाय देयर अभिषेक नीचे लिखा हुआ है क्लियरली, क्योंकि एक म्यूजिक ऐप है। तो पहली चीज़ कि जिस पर्सन ने उसको ऑथेंटिकेट किया उसको ग्रीट करो, बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे आप देख सकते हो मेरे वाले ऐप के अंदर भी बिल्कुल क्लियर स्टैंड आउट है वो चीज़। अब वो जो नीचे मेरे लाइब्रेरी बनी हुई है या फिर जो मेरे नीचे ट्रैक्स अवेलेबल है वो उसमें कहीं भी ब्लेंड नहीं होती, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्रैक तो आपके बहुत ज़्यादा एकदम हाईलाइट हो रहे हैं, और आप जो बंदा चलाना है वो बिल्कुल लाइट सा दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस ये भी एक यूएक्स है, तो इसका प्रिंसिपल भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह से चीज़ें क्लियर हो। बहुत ज़्यादा बोल्ड का हमें यूज़ नहीं करना होता। फ़ोन के अंदर जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन का बहुत ख्याल रखिए। भाई मेरा फोकस क्या है कि ट्रैक क्लियर हो, उसके बाद क्या उसका ड्यूरेशन है या उसका में कितने नंबर ऑफ वर्ड है या फिर कितने लोग उसको सुन रहे हैं, वो चीज़ आपकी लेस हाईलाइट होनी चाहिए। अब सारी चीज़ों का अगर इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो जैसे अभी मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट भेजा है तो उस पर ज़रा देखो ट्रैक का नेम, और जिन्होंने सिंग किया है उसको उनका नाम ज़रा चेक करो। आपको लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा, समझ आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो मेरा जो प्राइमरी फोकस है वो है एंड यूज़र को ट्रैक दिखाना, जो भी ट्रैक हम लोग सुनना चाह रहे हैं, लेकिन उस ट्रैक को किसने सिंग किया है, उनके नाम, वो सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि आप गाने को जिसने सिंग सुनाया है, गाया है, उसकी वजह से सुनने नहीं जा रहे हो, आपको ट्रैक पसंद है इसलिए आप उसको सुनने जा रहे हो, ठीक है। अब एक सिंगर न जाने कितनी तरह से एक गाने को गा सकता है, लेकिन वो फ्लो आपको पसंद है, ठीक है। तो हम आगे जाके बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं कि भाई जैसे लेट्स से कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ अरिजीत को ही सुनना चाहता हूँ, तो अरिजीत के आपको सैड सॉन्ग्स भी ढेर सारे मिल जाएंगे सुनने के लिए, लवेबल सॉन्ग भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे सुनने के लिए, एनर्जेटिक सॉन्ग्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हर एक का अपना अपना एक वो है कि जैसी डिमांड वैसा सप्लाई मार्केट के अंदर। आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये गलत है ना, ये आपका 8 पॉइंट पर है। उसकी बात हम तब करेंगे जब ऐप पर पहुंचेंगे। हम यहाँ पर हाँ हाँ हाँ, ये सब दिया हुआ है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल IO3, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ का साइज डिसाइडेड है पहले से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने इस तरह से लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर, कितना घटिया सा दिखाई दे रहा है। वहीं पर यही वाला आप देखोगे तो एकदम तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। या जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको शेयर किया है उसके अंदर आर्टिस्ट के जो नेम नीचे आ रहे हैं वो कितना क्लियर है उसके अंदर, है ना। तो हर एक चीज़ है। हम अभी जस्ट बात कर रहे हैं यूएक्स को समझने की, अब इस यूएक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। वो टेक्निकलिटी सब यहाँ पर है। अगर आप यहाँ होंगे ना, मटेरियल डिज़ाइन 3, आपको यहाँ मिलेंगी सारी चीज़ें, यहाँ सब लिखा हुआ है कि भाई जब आप मोबाइल के लिए काम करें, थंबनेल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाएंगे इसके अंदर यहाँ से, ठीक है। तो जैसे आप कार्ड वगैरह में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ देख रही है, डाउट क्लियर हो गया।
तो जब मैं इसका नीचे इसका स्पेसिफिकेशन पढ़ने जाऊँगा तो यहाँ मुझे इसके बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या क्या फॉन्ट साइज होंगे, ठीक है, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे वन, ये आपका मेन वो आ गया, ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे ये आपका स्पेसिंग आ गया, ठीक है। तो देखते जाओगे नीचे तक सारी चीज़ें वो अपनी एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसका सब हेडिंग का साइज़ कितना मतलब लिखा गया यहाँ पर। मेन आपका पैडिंग कितना रहेगा, शेप का कॉर्नर रेडियस कितना रहेगा, पैडिंग कितना रहेगा बिटवीन आगे एडीपी इसके अंदर। तो हर एक चीज़ यहाँ दी हुई होती है इसके अंदर कि किसका कितना कितना हमने साइज वगैरह रखना है। तो मैंने बहुत पहले आपको क्लियर कर दिया, आपके पास कुछ नहीं करना है, जो लिखा जा चुका है यूएक्स। ये मैं क्यों आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या दोबारा मैं आगे बढ़ने से आपको क्यों बता रहा हूँ फिग्मा में जाने से पहले, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि भाई हमने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चीज़ों के साथ। आप सेल फोन में बोल्ड भी नहीं करते हो, अगर बोल्ड करना है तो फॉन्ट का साइज बढ़ाओ, ना कि बोल्ड लगाओ। फोन में अगर आपने बोल्ड कर दिया ना तो आपका टेक्स्ट पिक्सलेट दिखाई देगा, समझ गए। तो इसलिए बोल्ड नहीं करते फ़ोन के अंदर, हम साइज को बढ़ा लेते हैं, तो नहीं करते, ठीक है। आपके जो एज होंगे वो आपको फटे हुए से दिखाई देंगे टेक्स्ट के, तो इसलिए बोल्ड नहीं चलता फ़ोन में। जब ऐप बनती है खासकर उसमें हमें ध्यान रखना होता है, तो हम लोग बोल्ड दिखाने के लिए साइज को चेंज करते हैं, तो अपना आप वो बोल्ड दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 12 पिक्सल 13 पिक्सल कर दिए तो अपना आप ही वो स्टैंड आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हम लोग यहाँ पर आइकन्स देख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आइकन सेम फैमिली के आप लगाएं। ऐसा ना हो कि जैसे ये क्लॉक आपने फिल मोड में लगा दिया, होम का सिंबल आपने ब्लैंक मोड में लगा दिया, ये वाला आइकन आपने इस तरह से फ्लाई मोड में लगा दिया, तो तीनों के तीनों का जो डेंसिटी है बॉर्डर का वो अलग अलग है। तो क्या ध्यान रखना है, सेम फैमिली के आइकन्स, ठीक है। अगर मैं फॉन्ट ऑसम यूज़ कर रहा हूँ तो सारे फॉन्ट ऑसम लगाओ, ये नहीं कि उसके अंदर फिर आपने फैदर आइकन, फ्लैट आइकन, दुनिया बूटस्ट्रैप का आइकन वो ट्राई मार रहे हो। एक जैसा आइकन इस्तेमाल करो, इससे क्या होगा, पूरी ऐप में एक यूनिफॉर्मिटी आपको दिखाई देगी। अब जैसे फ्लिपकार्ट की साइट पे जब आप यहाँ आते हैं तो आप क्या नोटिस करते हैं कि भाई इनके आइकन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सारे क्या है, फिल है। अगर हम लोग बाहर आते हैं तो इनका आइकन आपको आउटलाइन दिखाई देंगे सारे, देखो कहीं पर कोई फिल है क्या, नहीं है ना। और सारे आइकन इन्होंने अपने ज़्यादातर खुद से बना लिए, क्योंकि उन्हें पता भी हमारा दिन रात का काम है तो कितना लाइब्रेरी पर डिपेंडेंट रहेंगे, हो सकता है सारे आइकन हो ही ना। अब जैसे फ्लिपकार्ट का प्लस जोन, अब ये तो आइकन कोई बना ही नहीं रहा, तो उनका अपना खुद का आइकन हुआ ना, तो उन्होंने अपना प्लस जोन का आइकन खुद बना लिया, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट के अंदर जितने भी आइकन्स हैं ये कोई लाइब्रेरी नहीं चला रहे, इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो सबसे फेमस आइकन की लाइब्रेरी है वो है फॉन्ट ऑसम। इनके पास ज़्यादातर हर तरीके का आइकन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ जाएंगे आइकन्स के अंदर, 53,663 आइकन्स एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं इनके पास। इसमें भी कैटेगरी होती है कि किस कैटेगरी का आप आइकन देखना चाहते हो, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे ब्रांड से रिलेटेड आइकन ढूंढने तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन सब मिलेंगे आपको, ठीक है। इसी में आपको क्लासिक आइकन ढूंढने हैं तो आपको क्लासिक आइकन मिल जाएंगे इस तरह से, जो जनरली ऐप वगैरह में यूज हो, जैसे लाइट है, थोड़ा सा डार्क है, उससे ज़्यादा डार्क है, या फिर फिल है, इस तरह से। तो वेरिएशन भी मिलेंगे, तो जिन पर प्रो मेंशन है वो पेड आइकन है आपके। तो जनरली ब्रांड जब प्रोजेक्ट वगैरह पर काम करते हैं तो ये लाइब्रेरी खरीद लेते हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती, खरीदी जा सकती है। तो यहाँ से सॉलिड, रेगुलर, लाइट, थिन या फिर फिल, लाइन, राउंड, किस तरह के आपको आइकन्स लेने, तो वैरायटी है। इसके बाद कैटेगरी, जैसे एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड मुझे सारे आइकन्स दिखाओ कौन कौन से हैं, तो ये आपके एक्सेसिबिलिटी के सारे आइकन्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कॉल के से रिलेटेड हो गया, व्हील चेयर हो गया, इस तरह से आपको अलग अलग सारे आइकन्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे नंबर ऑफ आइकन्स हैं इसमें, तो कितने आ रहे हैं, 577 आइकन्स। इसी तरह से आप यहाँ से अलर्ट से रिलेटेड देखना चाहते हो तो अलर्ट से रिलेटेड देखो, बेल आइकन्स के आपको, या फिर अलार्म हो गया आपका, उस तरह के आपको आइकन्स देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग। तो ये लाइब्रेरी हर साल बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग इनके डॉक पर चलें यहाँ से, ठीक है, तो ये देखो आप व्यू, एंगुलर, पाइथन, रिएक्ट, सास, वर्डप्रेस, एम्बर, लेस, स्क्वायर स्पेस, हर जगह पर इनके आइकन्स यूज हो रहे हैं। व्यू दी डॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इनके जो आइकन्स हैं
इन्होंने हाल फिलहाल में थोड़ा सा अपने इंटरफेस में चेंजेस किए हैं। पहले हमें यहीं पर इनके सारे आइकन्स दिख जाया करते थे। तो जैसे इनका सबसे पहला वर्जन जब आया था तो 200-250 आइकन इन्होंने फ्री दिए, फिर उसके बाद में 600 आइकन फ्री हुए, फिर 1000 आइकन फ्री हुए। तो 1 से लेके जो इनकी फॉन्ट ऑसम की 6 तक की जर्नी जो रही है, आज की डेट में आपको तकरीबन 3-3.5 हज़ार आइकन्स फ्री मिल रहे हैं इनकी तरफ से। तो आप फ्री में भी आइकन्स लेके लगा सकते हो। तो लॉगआउट का आप सिंबल देख रहे हो, तो यहाँ से क्या है, एरो डोर से बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे माउस जाता है तो पर्सन जो है वो बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो मीनिंगफुल से लगता है आइकन, है ना, अपने इस तरह से। ठीक है, साइन इन, अंदर जाओ यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ से देखो सपोर्ट, तो कॉल का बटन आ गया, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ साइन इन के ऊपर है। आइकन्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, काफ़ी इंटरेक्टिव हो जाती है आपकी डिज़ाइनिंग जो है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप जैसे यूट्यूब का अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो यूट्यूब देखते हो हर एक चीज़ का अपना एक आइकन यूज, जैसे डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिक्स, कम्युनिटी, सबटाइटल्स, कॉपीराइट, अर्न, कस्टमाइजेशन, ऑडियो लाइब्रेरी, हर एक चीज़ का उसने एक आइकन बना के रखा है। आज की डेट में अगर किसी भी वेबसाइट में आइकन नहीं तो वेबसाइट अधूरी सी लगती है। तो आइकन्स ज़रूर से लगाइए। ठीक है, इसी तरह से हम जब मैटर लिख रहे हैं, कोई हेडिंग वगैरह बना रहे हैं, इस तरह के डिज़ाइन को हम लोग बोलते हैं ब्लॉग कार्ड। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे हेडिंग आपकी 2 लाइन में अगर ब्रेक हो रही तो ये सही तरीका नहीं है। हेडिंग हमेशा 1 लाइनर ही होनी चाहिए, चाहे एरिया छोटा है या एरिया बड़ा है। 2 लाइन में अगर हेडिंग आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हेडिंग को जब लिख रहे हो तो प्लान करके लिखो कि मोबाइल मोड में कहीं वो 2 में तो नहीं हो जाएगी। अगर 2 में होगी तो इट मीन्स कि वो गलत है। तो या फिर आप मोबाइल मोड पर दूसरी हेडिंग प्लान करके चलो कि जैसे मोड चेंज होगा तो दूसरी हेडिंग आ जाएगी उसकी जगह पर। अब जैसे यहाँ पर एक डिज़ाइन है, डार्क के ऊपर डार्क का यूज़ नहीं करना है, कंट्रास्ट का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ब्लैक और वाइट एक बेस्ट है कंट्रास्ट के उसमें, कि भाई मान लो कि अगर आपका ब्लैक बेस है तो वाइट से लिखो, वाइट बेस है तो चेंज कर लो मोड अपना। तो कंट्रास्ट को नहीं बोलना है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ग्रे बैकग्राउंड है और पर्पल कलर का हमने अवतार आइकन लगाते, दोनों ब्लेंड हो गए। समझ नहीं आ रहा ना कि हैवी की नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए वाइट बेस और उसके अंदर इसको हमने डिफाइन किया हुआ है। ये पूरा ब्लैंक से नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसको एक इस तरह से मोबाइल ऐप में कार्ड के फॉर्म में इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। फुटर काफ़ी ब्लैंक से दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आइकन्स क्लियर नहीं है, तो उसको एक कलर दिया और उसको एक सिमेट्री में ले आए। तो कंट्रास्ट का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर सजेस्टेड फॉर यू एंड सजेस्टेड फॉर यू। तब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो बटन है, ठीक है, हमारा जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा से छोटे हमें दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। इस वाले में क्या है, हमारा जो क्लोज का बटन है वो काफ़ी क्लियर है इसके अंदर। तो ऐसा ना हो कि सब कुछ सही बना रहे लेकिन ये एक्शन बटन जो है, मान लो कोई मोबाइल में चला रहा है तो ये तो थंब जोन से बहुत वो हो गया ना, मतलब इंप्रेशन में टिप पर आपका आएगा ही नहीं सही से। तो एक बार 2 बार हो सकता है, एक बार में काम कर जाए, हो सकता है एक बार में काम ना करे। तो जैसा आप देखना, नोटिस करना, आज की डेट में बहुत सारे लोग ना गूगल एड्स बना रहे हैं। अब उसमें बड़े बग्स हैं। जैसे मान लो कि कोई गेम वगैरह अगर खेलोगे ना आप, उसमें अगर आप लाइफ लूज़ करते हो तो आप लाइफ को रिवाइव करने के लिए ऐड देखना। ऐड में कई बार क्या होता है, क्लोज का बटन ऐसा होता है कि आप उसको टैप ही नहीं कर सकते। इतना चिन्ना सा छोटा सा बना देंगे, बिल्कुल इसी साइज़ का। आप टैप करोगे तो वो प्ले स्टोर पर ले जाएगा, जबकि मैं तो क्लोज करना चाह रहा हूँ उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ प्रॉपर क्लिकेबल होनी चाहिए। कौन? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि गूगल ऐड ने एक एरिया दिया जहाँ पर आके जो एडवर्टाइज़र है वो अपना ऐड डाल सकता है। आज की डेट में जो एड्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं रिस्पॉन्सिव ऐड। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैं फ़ोन को स्ट्रेट रखता हूँ तो ऐड वर्टिकल आता है, जैसे घुमा देता हूँ तो ऐड उसी कंटिन्यूटी में हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाता है तुरंत। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव एड्स। तो रिस्पॉन्सिव एड्स के अंदर ज़्यादा ट्रिगर जो होते हैं बंद करने वाले, वो भी हम ही लगाते हैं, गूगल नहीं देता। ठीक है, तो यानी कि वो डिज़ाइन जो बंदा कर रहा है वो उसका फॉल्ट है। गूगल के केस, गूगल जैसे क्लोज बटन नहीं देता कभी भी अपना, वो एंड यूज़र लगाता है अपने, कि जब ये ओवर हो जाएगा उसके बाद क्लोज बटन आएगा। तो नोटिस करके देखना, अगर आप ब्लिंकिट के 10 ऐड देखोगे तो 10 में से 2 ऐड के अंदर आपको क्लोज बटन सही नहीं दिखाई देगा। तो
खास ध्यान रखना है कि इस तरह के छोटे छोटे ट्रिगर नहीं होने चाहिए, ट्रिगर एकदम क्लियर होने चाहिए, स्टैंड आउट होने चाहिए आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा गुड यूआई एंड यूएक्स के ऊपर, गुड यूआई यूएक्स एंड बैड यूआई यूएक्स। बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूएक्स। तो एरोनॉमिक्स, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एससीआई, यूजेबिलिटी एंड यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन, इनका थ्योरी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं चीज़ों से रिलेटेड। तो जैसे एग्जांपल के लिए एक अपने पास क्या है एर्गोनॉमिक में, प्लास्टिक चेयर है। एक हमारे पास एर्गोनॉमिक में क्या है, इस तरह की ऑफिस सिटिंग चेयर है। ठीक है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि भाई आपको 9 घंटे जो है इस तरह की चेयर पर बैठ के काम करना है, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो थोड़ी बहुत देर 1-1.5 घंटे के लिए ठीक है, बट अगर आपको 9 आवर की एक सिटिंग जॉब करना है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही चेयर नहीं है। ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग वे में अगर मजबूरी में बैठना पड़ रहा है तो आपका पोस्चर खराब हो जाएगा। अब ये आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो है एर्गोनॉमिक चेयर के अंदर लॉन्च हुई, कि जैसे स्लीप कंपनी, उनकी अपनी एक चेयर आती है, गेमिंग चेयर आपको देखने के लिए दिखाई देंगी। अब यहाँ देख रहे हो कुछ एक ये ब्लैक कलर का आपको एक स्पॉट दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड लंबर सपोर्ट। अब जैसे जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ तो ये चेयर भी मेरे लिए सही नहीं है बैठने के लिए, बट जब भी आप चेयर पर बैठे तो आपका बैठने का जो यानी कि स्पाइन का जो एंगल है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप कभी भी नोटिस करना, जब आप बाहर से अंदर आते हो मैं हमेशा चेयर को उठा के बैठता हूँ। इसके पीछे एक रीज़न क्या है, ताकि मैं अपना एंगल जो है स्पाइन का सीधा रख सकूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं बैठता चेयर के अंदर, क्योंकि ऐसे बैठूंगा तो मेरी कमर के लग गए भाई साहब, है ना। तो मुझे क्या रखना है, अपनी बैक को एकदम स्ट्रेट। तो अच्छे जो चेयर्स होते हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, लंबर सपोर्ट। अब हर एक की बॉडी की बनावट के अकॉर्डिंग जो आपकी बैक में कर्व होता है वो अलग अलग पोजीशन पर होगा। जिसका जो जिम वगैरह करोगा उसकी बैक काफ़ी अंदर होती है। ठीक है। जो जिम नहीं करा, नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ है जिसकी बंदे की, सुबह उठा, ऑफिस चला गया, रात को आया, सो गया, तो उसकी बैक स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट बैक बड़ी खतरनाक होती है। हल्का सा आपकी स्पाइन के एज पर, टेल पर कर्व होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी डिस्क में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। जो बैक में पेन का जो सबसे बड़ा इश्यू भी यही है। तो इन्होंने क्या बनाया, लंबर को आप अपनी बैक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। पीछे एक मूवेबल बटन रोल बहुत है, एक बटन काइंड ऑफ, आप इसकी कर्व को अपने बैठ के पीछे घुमा के अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, तो चेयर आपकी एकदम बैक से बिल्कुल फिट हो जाएगी बढ़िया से। ठीक है। अब जैसे बहुत सारी कार्स मार्केट में आती हैं, कार की जो चेयर होती है वो हर किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं होती। कुछ लोग एक कार की जर्नी में थक जाते हैं, कुछ लोग बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो कुछ लोग की बॉडी टाइप से बैक की जो टाइप होती है उसके अकॉर्डिंग कार की सीट बड़ी कंफर्टेबल है, कुछ के लिए नहीं है। ठीक है। तो जिनके लिए नहीं होती वो कहते हैं यार हम तो 2 घंटे की कार चलाने में, राइड में थक जा रहे हैं। तो यानी कि प्रॉब्लम है आपके बैड पॉस्चर का। अब जो नॉर्मल कार्स होती हैं वो एक स्टैंडर्ड्स पे डिज़ाइन होती हैं, और जो एक्सपेंसिव कार होती है वो क्या होती है, आपकी इस बनावट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी सीट्स। तो मेमोरी सीट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं कि आपके बॉडी स्टाइल के अकॉर्डिंग किस डिस्टेंस से आप स्टीयरिंग से दूर रख के गाड़ी चला रहे हैं, किस हाइट पर कितना अंडर थाई सपोर्ट आप लेके चलाना चाह रहे हैं। तो अच्छे ब्रांड जो है जो 10-15 लाख से ऊपर है वो मेमोरी सीट्स का फंक्शन देते हैं आपको। तो जैसा हो सकता है कि आपके घर में गाड़ी आप चला रहे हो, कोई दूसरा बंदा चला रहा हो, तो वहाँ पर अलग अलग कंट्रोल होते हैं, मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3। तो आपको अगर 1 पर अपना अपने पोस्चर सेट करके, गाड़ी चाहे किसने चलाई, आपकी वाइफ ने चलाई, आपके बेटे ने चलाई, 1 प्रेस करो, गाड़ी की सीट अपने आप आपकी बॉडी बन के तैयार हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे यहाँ से स्लीप कंपनी चेयर। तो इन्होंने देखो अपनी कुछ चेयर बनाई है इस तरह से, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा खास ख्याल रखा है इन सब चीज़ों का। ठीक है भाई, आपको अगर देर तक काम करना है तो इस तरह की चेयर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे जैसे कुछ चेयर्स ऐसी आई हैं कि भाई आपको डेस्क की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी चेयर में ही पूरा डेस्क लगा हुआ है। ठीक है। जैसे वर्क स्टेशन चेयर। ठीक है। जैसे कि ये आप इसमें कैसे भी रिक्लाइन कर लो। ठीक है। गेम एंजॉय करना है, गेम खेलो, आपको सीधा, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, थोड़ा एक्सपेंसिव, थोड़ा नहीं अच्छा खासा एक्सपेंसिव में आती है। तो इस तरह की चेयर सब भी अवेलेबल हो चुकी है मार्केट में। आपका बॉडी पोस्चर भी ख़राब नहीं होगा, और आप अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके अलग अलग लेवल पर स्ट्रेच करके काम भी कर सकते हो। तो ये गेमिंग के लिए, जो लोग गेमिंग वगैरह का काम करते हैं, तो इस तरह से अपने हिसाब से अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आप चेयर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये देख रहे हैं लंबर सपोर्ट कितना बढ़िया है इसके अंदर बैक के लिए आपकी।
क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग अगर आपने बैठना है तो बैक को, लोअर बैक को सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो थकते हैं वो लोअर बैक से ही थकते हैं, जो हमें थकान महसूस होती है। ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो अपर बॉडी का लोड आता है वो लोअर बैक पर होता है। तो ये है एर्गोनॉमिक के द बेस्ट एग्जाम्पल, देखो लिखा रहा है एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर। तो उसी तरह से डिज़ाइन में भी एर्गोनॉमिक्स होने चाहिए आपकी, कि जब आप कोई डिज़ाइन बिल्ड कर रहे हो तो वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ये नहीं कि कुछ भी बना रहे हो। ठीक है, तो चलिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, बुक ऑनलाइन हेयर। अब यहाँ पर क्या है कि बड़ा ही क्लटर है चीज़ें। ठीक है, एड्स वगैरह भी इसके अंदर चल रहे हैं। ये है एकदम नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे वेबसाइट के अंदर जो हमारा इमेज वगैरह है उसके अंदर कलर्स का यूजेस आप देखो तो एकदम नेचुरल कलर्स। ठीक है, जबकि ऊपर आप देखो ध्यान से ग्रेडियंट है, लेकिन स्काई कलर के साथ स्काई ब्लू कलर का ग्रेडियंट इतना बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि आपका बहुत क्लियर मार्क बन के तैयार हो रहा है। उसके ऊपर फिर कौन सा आपका कलर बहुत अच्छा दिखाई देगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एकदम जेट डार्क ब्लैक कलर। ध्यान रखना, वेब डिज़ाइनिंग के अंदर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के अंदर प्योर ब्लैक कलर कभी इस्तेमाल ही नहीं होता। एक आध जगह पर हो सकता है, मास लेवल पर नहीं मिलेगा। क्लोज टू ब्लैक यूज होते हैं, जैसे 333, 666, इस तरह के। प्योर ब्लैक कभी नहीं आएगा यूज में। ठीक है, अब जैसे यहाँ से ह्यूमन सेंट्रिक में हम लोग देखेंगे, जैसे HCI। तो जैसे पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो डॉस बेस चलते थे वो कुछ इस तरह के हुआ करते थे। फिर हमारे कंप्यूटर जो बने वो GUI के जब साथ में आए, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हुआ। ये हम लोग बहुत बात का अपडेट देख रहे हैं, दिस इज विंडो XP। ठीक है, ये विंडो XP का हम लोग लुक एंड फील देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम का कंप्यूटर कुछ ऐसा हुआ करता है, ये पूरा डॉस बेस में हम लोग देख रहे हैं। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है, तो जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो अब आप ये सोचिए कि लेट्स से कि आप एक ऐसे यूज़र हैं जिसको कंप्यूटर पर काम करना है, लेकिन कंप्यूटर का आपको कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर क्या होगा, जो सिर्फ और सिर्फ चलाना जानता है, कमांड जिसको पता होंगी वही यहाँ पर इंगेज हो सकता है इसके साथ। इसके साथ आप ऑप्शन को देख के समझ के प्ले कर सकते हो। तो इस तरह की GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ काम करना काफ़ी आसान होता है। और इसी के आने के बाद से कंप्यूटर का जो एक कहते हैं ना क्रांति आई, मतलब जब विंडो 95 अपना इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ कि लोग कंप्यूटर से कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए। अरे चलो ये देख के सीख जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अगर कोई चीज़ का विजुअली नहीं होगा तो आप सीखोगे क्या। उसी के बाद यूजेबिलिटी बढ़ी। भाई कंप्यूटर जहाँ पहले कुछ ऐसा हुआ करता था, इतना बल्कि, फिर वो थोड़े से लाइट वेट फॉर्म में आने लगे। एक पूरा का पूरा CPU अलग हुआ, यहाँ से मॉनिटर अलग हुआ, कीबोर्ड माउस अपने इस तरह से है। फिर और ट्रेंड बदला, और यूजेबिलिटी बढ़ी, लैपटॉप्स बन गए। फिर और यूजेबिलिटी बढ़ी, स्मार्टफोन्स डेवलप हो गए, टैबलेट्स मार्केट में आ गए, है ना। तो आज के दिन में तो कंप्यूटर तो आपकी घड़ी तक पहुंच चुका है। आप जो भी काम करना चाहते हो करा सकते हो उसके अंदर से, है ना। तो यूजेबिलिटी का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत हैवी मशीनरी, बल्कि मशीनरी अगर होगी तो वो एक पॉइंट से ही एक्सेस की जा सकती है। तो लैपटॉप लाने के बाद क्रांति क्यों हुई, मोबिलिटी। आपने लैपटॉप ले लिया, आप कहीं भी लेके इसको कैरी कर सकते हो, प्रेजेंटेशन वगैरह आपको कुछ दिखाना है बना के लेके जाओ। ये नहीं कि आपने बनाया पेंडा में लिया, चीज़ें वहाँ जाके लगाई तो उसके OS में सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि GUI का सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो ये है, वर्जन का डिपेंडेंट होना। जैसा आपको पता है कि अपर वर्जन की फाइल लोअर में नहीं खुलती है, लोअर के अपर में ज़रूर खुल जाती है। प्रॉब्लम फेस क्या होगा, इलस्ट्रेटर का हाई एंड वर्जन बना लो, लो एंड में खुलेगी नहीं, है ना, जब तक आप उसका वर्जन डाउनग्रेड नहीं करते हो। सो रोल्स ऑफ UX डिजाइनर क्या क्या होते हैं, रिसर्च, पर्सोना, आइडिएशन, कंटेंट स्ट्रेटजी एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप, यूजेबिलिटी, टेस्टिंग। सो ये सारे रोल्स जो है वो एक UX पर्सन की प्रोफाइल में ही आते हैं। सो व्हाट डज UX डिजाइनर डू, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स लाइक टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, यूजर पर्सोनास, सिनेरियोज की स्टडीज, केसेस, जर्नी, फ्लोज एंड आस्क राइट क्वेश्चंस, जो आप टेस्टिंग फेज में अपने लोगों से करते हैं। ठीक है, या फिर आप उनको फिल करवा रहे हैं यूजर से।
चलिए, सो व्हाट डज यूआई डिजाइनर डू? ठीक है, यूएक्स का वो रोल आ गया। यूआई डिजाइनर क्या काम करता है? यूआई डिजाइनर का काम होता है वायर फ्रेमिंग करना, वेबसाइट का यूआई बिल्ड करना, डैशबोर्ड डिजाइन करना, ठीक है, एंड आइकन्स डिजाइनिंग, ये भी यूआई डिजाइनर के अंडर में ही आता है। विजुअल डिजाइनिंग एंड डिजाइन गाइड एंड यूआई किट। ये यूआई किट क्या है कि भाई मान लो आपने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया और आपने वेब डिजाइनर को वो हैंड ओवर करना है प्रोजेक्ट, तो उसको कैसे पता लगेगा क्या फॉन्ट साइज होगा, कौन सा फॉन्ट होगा, सेरिफ है कि सेंस सेरिफ है? तो एंड में जाके हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें लिख डालते हैं वहाँ पर कि प्राइमरी कलर ये होगा, सेकेंडरी कलर ये होगा, टर्टियरी कलर ये होगा। हर एक चीज़ आपको यूआई किट के अंदर देनी होती है। प्लस यूआई किट के अंदर ही आपके आइकन्स, लाइब्रेरी, असेट्स जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो यूएक्स का रोल क्लियर हुआ, ठीक है। तो यूएक्स पर्सन का काम डिजाइनिंग करना नहीं होता है, ठीक है। डिजाइनिंग का काम किसका है? यूआई पर्सन का, जो मैंने अभी आपको दिखाया है इसमें। चलिए, तो हनीकॉम समझते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपना वहां पर देखा हुआ है चीज़ों का। द 7 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस यूजर एक्सपीरियंस। पहली चीज़ कि अगर आपका डिज़ाइन यूजफुल होगा तभी एंड यूज़र आपके ऐप को अपने फ़ोन में जगह देगा, सीधी सी बात है। और जैसे फ्लिपकार्ट है, वो एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करता है लोगों की ऑनलाइन बाइंग परचेजिंग की, है ना। तो वो यूज़फुल है, तो लोग उसको फ़ोन में परमानेंट इंस्टॉल करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आज मुझे कुछ सामान खरीदना तो मैं तभी तुरंत ऑन द स्पॉट फ्लिपकार्ट का ऐप डालूंगा और फ्री यूज़ करूँगा। तो ऐसा वो करेगा जो स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। भाई 128 MB का फ़ोन है और उसके अंदर बहुत सारी ऐप्स हैं, तो एक नया डालने के लिए एक को हटाना पड़ेगा। फिर आप उसमें से ये देखो कि भाई आपका जो एंड्रॉयड का जो इंजन है वो आपको खुद सजेस्ट करता है भाई ये ऐप आपने कितने महीने से यूज़ नहीं किया, तो वो हटा दो, उसकी जगह पर ये आ जाएगा अनयूज्ड ऐप के अकॉर्डिंग जो आता है। वो भी एक बेस्ट यूआई यूएक्स का एग्जांपल। फिर यूजफुल, यूजेबल, फाइंडेबल, क्रेडिबल, डिजायरेबल, एक्सेसिबल एंड वैल्यूएबल। अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी ऐप को किसी पर्सन के पास इंस्टॉलेशन में लाना चाहते हो, तो ये फैक्टर्स जब तक नहीं होंगे तब तक कोई भी आपको अपने फ़ोन में क्यों इंस्टॉल करना नेसेसरी। तो आप देखते हो बहुत सारी ऐप्स आपको दिखती हैं, सो मैनी, बट क्या आप प्ले स्टोर से सब डाउनलोड कर लेते हो? भाई जो चीज़ मेरी डे टू डे लाइफ में काम आएगी उसी को तो मैं डालूंगा ना। अननेसेसरी मैं अपनी मेमोरी को क्यों ओवरलोड करूँ? तो जैसे एक्सेसिबल का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसा समझो ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में कि भाई आप देख रहे हो रोड पर कितना भीड़ है ज़बरदस्त, ठीक है। तो इस तरह से तो भाई एक पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, आप फंसे रहोगे ट्रैफिक में। तो क्या होता है कि रेलवे ट्रैक्स जो है या ट्रेन जो है एक बेस्ट एक्सेसिबल ऑप्शन बनता है। एक्सेसिबिलिटी ईजी है, जगह जगह पर पॉइंट्स हैं चेक इन करने के लिए। उसके बाद इसकी रोड पर क्या होगा, या तो ये होगी या इसके आगे कोई और ट्रेन चल रही होगी। ऐसा नहीं कि सेम उस पर कोई दूसरी ट्रेन आ रही होगी। खैर वैसे यहाँ भी आपका अलग अलग दोनों डेडिकेटेड है, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं है कुछ भी, ठीक है। क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो सिर्फ रेड लाइट पर होंगे, बीच में तो वो नहीं आएंगे दबने के लिए भाई कि भाई तो कोई उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। तो इसलिए इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट्स हैं आपके, जो एक ट्रैक बेस्ड हैं जिसमें लेन चेंजिंग नहीं है, जब तक रिक्वायरमेंट ना हो, जब तक आप किसी एक ऐसे जंक्शन पे ना पहुँच जाएँ जहाँ सबको चेंज करके, जैसे आप देखते हैं जगह जगह कड़कड़ुमा पे मर्जिंग है, आनंद विहार पे बना हुआ है, तो क्या एक बेटर कनेक्टिविटी के लिए लाया गया। ये नहीं कि मेट्रो पर्सन चलो भाई इस लाइन पे नहीं चल कर मैं इस वाली लाइन पे आ जाता हूँ, ऐसे वो नहीं कर सकता। रोड के ऊपर क्या है, गवर्नमेंट बहुत लिखती है स्लोगन की लेन जंप ना करें। अच्छा, लेन जंप ना करें तभी करेगा जानबूझ के, ठीक है। अगर वहां पर कैमरा लगा दिया जाए तो चालान कटेगा, आप करो। तो ये होता है एक्सेसिबल का एक एग्जांपल कि कितना आसान है उस चीज़ को एक्सेस करना हमारे लिए, है ना। दूसरा, एक्सेसिबल 2 में हम लोग अब एक सॉफ्टवेयर बेस पर देखेंगे इस चीज़ को। तो जैसे यहाँ पर आप आ जाओ, हम एक माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और ये हमारी, ठीक है, एक अमेजोन की वेबसाइट है।
ठीक है, ये दो साइट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या है, सर्च का एक ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पर जाके आप कोई क्वेरी डाल के चीज़ों को सर्च कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, एक्सेसिबल, ठीक है, कि कितना इजीली मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन वहाँ से। तो जैसा आप देखते हो कि जितनी भी सर्च बेस्ड वेबसाइट बनी है, जैसे कि मैं एक लेता हूँ ANI न्यूज़ का एग्जांपल, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे लेटेस्ट न्यूज़ जो है या कोई लाइव अपडेट जो चल रहा है वो आपके ठीक सामने है, ठीक है। सर्च यहाँ पर भी है, लेकिन सर्च फील्ड के फॉर्म में नहीं है, सर्च एक आइकन के फॉर्म में यहाँ रखी हुई है। ऐसा क्यों भाई, न्यूज़ के लिए कोई नए तो देखना है, पुरानी न्यूज़ जिसको नीड है तो वो यहाँ जाके सर्च करे उस चीज़ को। अदरवाइज तो हम मेन फोकस हमारा न्यूज़ सर्च कराना नहीं है, लेटेस्ट न्यूज़ दिखाना है। वहीं पर अमेजोन या फ्लिपकार्ट के अंदर क्या होता है, जब फ्लिपकार्ट पे पर्सन लैंड करता है तो सारे ऑफर तो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, सारे प्रोडक्ट तो मैं इस एरिया में नहीं दिखा सकता हूँ। तो उसको अगर सामने कोई ऑफर डील अच्छा मिल रहा है, वेल एंड गुड, नहीं तो वो जाके अपने यहाँ सर्च कर सकता है। तो जहाँ पर आप चाहते हैं कि चीज़ें बहुत इजीली एक्सेसिबल हों, तो वहाँ पर सर्च को ओपन फॉर्म में लगाया जाता है। यानी कि इस सर्च फील्ड से मुझे ये क्लियर पता चल रहा है कि इस साइट ओनर का ये कहना है कि जो भी चाहिए सर्च कर लो। अमेजोन ने इसको और ज़्यादा ब्रॉड बनाया हुआ है, अमेजोन इंडिया, आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट से भी ज़्यादा ब्रॉड है इनका। अब सर्च आपको मिलेगा अलग अलग जगह पर, कहीं पर खाली आइकन रखा होगा, कहीं पर बड़ा होगा, कहीं पर छोटा मिलेगा आपको। तो यानी कि अलग अलग साइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेसिबिलिटीज होगी, अलग अलग तरीके से सेट की गई होगी। तो इसीलिए हमने इस एग्जांपल में देखा अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर आपको यहीं पर मिल जाएंगी स्क्रॉल डाउन करके। अदरवाइज अगर आपको फिर भी स्पेसिफिक कुछ ढूंढना है तो यहाँ से जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ को। तो एक मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाया ट्रांसपोर्ट का, दूसरा एग्जांपल्स क्या देख रहे हैं हम लोग, वेबसाइट के ऊपर, कि ताकि एक्सेसिबिलिटी से आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है, उसी के बाद एक्सेसिबिलिटी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फिल्टर्स के कंट्रोल होते हैं। आपको स्पेसिफिक कोई एक ब्रांड का ढूंढना है, आपने लिखा जैसे मुझे शूज़ ढूंढना है या टी शर्ट ढूंढना है, पर्टिकुलर किसी एक ब्रांड का ढूंढना है, ब्रांड का नेम आप लेफ्ट में जाके अपना चूज़ कर सकते हो, डिस्काउंट चूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। फिर क्या है, फाइंडेबल का हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे अच्छे अच्छे मॉल्स में जब आप लोग जाते हो तो पूरा एक फ्लोर प्लान लगा होता है, ठीक है। तो आप नोटिस करना कि जैसे आप एंटर करोगे तो हर एक फ्लोर पर उसका एक मैप होगा कि किस शॉप, किस एरिया में कौन सी शॉप आपकी खुली हुई है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेआउट प्लान, फ्लोर प्लान। तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, एक मॉल है अपना यहाँ पर शिप्रा मॉल। आप शिप्रा मॉल में जाइए, जो कि आपका यहाँ नोएडा 62 के जैसा अपोजिट पड़ता है, इंदिरापुरम में। तो वहाँ पर आप देखोगे वो मॉल, पहली चीज़ तो जो उसको जो डिज़ाइन किया है, तो आपने नोटिस किया होगा उसका जो डिज़ाइन है, मैं आपको पहले डिज़ाइन फिलोसफी इसकी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका जो डिज़ाइन इंस्पिरेशन है, ठीक है, या जिसने इसको डिज़ाइन किया उसके मैं आपको बता देता हूँ। जिन्होंने पार्लियामेंट डिज़ाइन किया था ना, उन्हीं के बेटे ने इसको डिज़ाइन किया है। तो इसकी डिज़ाइन इंस्पिरेशन जो पिलर वाली है वहीं से आती है, ठीक है। अब ये जो डिज़ाइन है आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ तक ये एक जैसा ही है, देयर इज़ नो चेंज, ठीक है। बीच की आप देखेंगे एक जैसे डिज़ाइन है, यानी कि मिरर है, यानी कि आप कहीं से भी एंटर करेंगे एक जैसा एक्सपीरियंस। तो ये मॉल अंदर जाके आपको दो बार एक जैसा ही मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इन्होंने बहुत उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि वो कौन सी जोन में है, तो उन्होंने लगाया फ्लोर प्लान इसके अंदर। मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ कि भाई क्या किया जा रहा है, अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखते चलिए चीज़ों को, तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसकी इनर अगर हम लोग वो देखें इमेजेस तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये इसका पैनोरामिक इन्होंने एक व्यू लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा। ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है इसका। तो चारों तरफ से आपको ये पिलर फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो किस फ्लोर पर किस जगह पर कौन सा स्टोर आपको ओपन है,
आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कहाँ से इन है कहाँ से एग्जिट है, इस तरह से। चलिए, तो ये था हमारा फाइंडेबल। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये अपने पास क्या है, बोट का हेडफोन है, ठीक है। तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले चीज़ ये देखते हैं कि भाई ड्यूरेबिलिटी और उसके ऊपर क्या ब्रांड वारंटी हमें मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़। दूसरा कि भाई ओवर द ईयर जितने भी आपके हेडफोन्स आते हैं, एक होते हैं ईयरफोन जो कानों में प्लग होते हैं, एक आते हैं हेडफोन जो आपके हेड के ऊपर से कानों को ओवर द ईयर कवर करते हैं, राइट। तो ओवर दी ईयर जितने भी हेडफोन्स हैं, बहुत कम ब्रांड ऐसे बना पाते हैं जो कंफर्टेबल हो, जिसको आप लॉन्ग लास्टिंग पहन पाए। तो पॉइंट ये आता है बेस्ट क्या होता है, ईयरफोन या हेडफोन। हेडफोन बेस्ट होता है क्योंकि वो आपके जो ईयर के पेटल्स होते हैं उससे बहुत दूर होता है, साउंड बहुत दूर से ट्रेवल करके आपके कान में एंटर होता है। जितने भी ये इस तरह के नेक बैंड वगैरह होते हैं ये सिर्फ कॉल लेने तक के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप सोचें कि लॉन्ग लास्टिंग मैं 3 घंटे की मूवी देख लूँ तो अपने कान बहुत जल्दी ख़राब कर लोगे, ठीक है। इसमें हेयरिंग लॉस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये जितने भी आपके बर्ड्स आते हैं ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए लॉन्ग लास्टिंग में, ठीक है। क्योंकि ओवर द ईयर जो हेडफोन बनाने का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इंसान उतनी देर तक लगा पाए जितनी देर तक कानों को प्रेशर झेल पा रहा है उसका, उसके बाद उतार के रख दे उसको, और डेफिनेटली आपको पेन होगा ही होगा। इस चीज़ में महारत हासिल की एप्पल ने, इस चीज़ में महारत हासिल की स्नाइजर के जो हेडफोन्स आते हैं, इस चीज़ में कुछ सोनी के लिमिटेड बहुत कम हेडसेट्स आते हैं, तो जिन्होंने ये बनाया इस चीज़ को। क्योंकि अब जैसे ये देख रहे हो ये बहुत हल्का सा है, इसमें कुशनिंग भी है, उतनी ज़्यादा नहीं है, बट ओवर द ईयर है, यानी कि कान के अंदर नहीं जा रहा, कान के ऊपर है। अगर मैं इतनी देर के लिए लगा के रख रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैं इसको आधे घंटे नहीं लगा के रख सकता। अगर मैं सोच के टीवी बंद करके आज की क्लास में पूरा यहाँ पर ले लूँ, नहीं ले सकता है, क्योंकि ये मेरे कान में दर्द करना स्टार्ट कर देगा, अंदर नहीं बाहर के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए क्या आता है, एक पूरा आता है कि भाई इस तरह से बड़े होते हैं। अब उसका जो यूसेज है आउटडोर कभी नहीं करना चाहिए, जैसे ये हम लोग जो देख रहे हैं ये आउटडोर यूज़ के लिए नहीं है, क्योंकि आउटडोर में अगर आपने इसको लगा लिया तो यानी कि आउटडोर नॉइज़ अंदर जाएगी नहीं, ब्लॉक हो गया, ठीक है। ऊपर से आजकल इसमें ANC आ गया, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, फिर तो पीछे से कोई भी कितना हॉर्न देता रहे आपको, तुम्हें कुछ पता नहीं, अपनी दुनिया में चल रहे हो, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना ओवर द ईयर यूज़ करना होता है इंडोर, ठीक है। नेकबैंड बर्ड्स जो भी हम लोग यूज़ करते हैं ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, 25-30 मिनट से ज़्यादा नहीं। अगर आप इनकी खुद के वो पढ़ोगे ना रिसर्चेस तो क्लियरली मेंशन क्या, वो तो आपका फ़ोन का UX खुद ही बोल देता है कि इससे ऊपर मत जाओ, क्योंकि नहीं तो आप कान डैमेज कर लोगे अपने। ठीक है। तो ध्यान रखना कि अभी हाल फिलहाल में एक शायद मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, किसी बहुत फेमस बॉलीवुड में है जिनको हेयरिंग लॉस हुआ है, और आई थिंक सिंगर ही है, मैं नून, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर ऐसा होगा इससे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि इसमें वेट ही कितना है, ठीक है। अब तुम एक आता है हेडफोन क्योंकि जिसमें आप एडजस्ट कर लेते हो उसका, जैसे ये हो गया, अब तुमने यहाँ रख के इसको बिल्कुल लॉक कर लिया तो क्या होगा, दिक्कत तो होगी ना फिर बैंड बैंड ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बैंड होने वाली जो एज होती है वो 2 साल तक की होती है, जो छोटा बच्चा होता है उसके स्कल को जैसा दबा दो वैसी शेप ले लेता है। अफ्रीका के लोग देखे तो अफ्रीका में एक रिचुअल होता है, ये देख रहे हो, ये एक रिचुअल होता है वहां पर, जहां पर सर को बचपन से ही ट्रेंड किया जाता है, इस तरह से ना रस्सी बांधी जाती है टाइट करके, तो सर जो होता है वो गोल ना होकर वो लंबा बढ़ता है इस तरह से, लेकिन ये बचपन से ही किया जाता है प्रोसेस, ठीक है। ये हाइट बढ़ाने के लिए किया जाता है वहाँ पर, और ये उनका एक ट्रेंड है, एक रिचुअल होता है, ठीक है। आप बड़े होने के बाद ये नहीं कर सकते हो, स्टार्टिंग से ही आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होता है, तब जाके इतने लंबे लंबे हेड बनते हैं लोगों के, समझ गए। तो बड़े खतरनाक खतरनाक रिचुअल्स होते हैं दुनिया में। तो आप ये सोचो कि एक मैच्योर एक अडल्ट एज में आके आप ये कर पाओगे, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, आपने नोटिस किया होगा शायद घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो तो उसके सर के नीचे ना सरसों का तकिया लगाते हैं, हाँ। तो वो अगर आपने उसको किसी अच्छे पिलो पर लिटा दिया तो उसका सर खराब हो जाना है,
तो सरसों का तकिया क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे क्वेश्चन क्यों बनाया जाता है, ताकि वो जिधर भी करवट ले, वो सरसों के दाने उतनी जगह से अपने आप जगह बना देते हैं उसके लिए, ताकि उसका हेड जो गोल रहे। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो पैदा होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे नॉर्मली हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को निकालना पड़ता है। तो खींचने के प्रोसेस में क्या होता है, इसको बोलते हैं फोरसेप्स बायोलॉजी में। तो फोरसेप्स में क्या होता है, एक डिवाइस आता है जिससे पकड़ के सर को खींचा जाता है, तो बच्चों का सर डिफॉर्म हो जाता है। फिर उसको सही करने के लिए फिर एक बेल्ट बांधी जाती है बच्चे के सर पर, जिससे फिर से गोल हो जाता है। ठीक है, तो छोटे बच्चे जब तक 2 साल का होता है तो बड़ा टेक केयर करना होता है, हम लोग उछाल रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक जो एक्सपर्ट लोग होते हैं इनके यहाँ पर, वही लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और ये 1-1 फीट लंबा सर बना लेते हैं अपना। बहुत टाइट प्रोसेस होता है इसका, जो ये छोटे बच्चे के साथ हो रहा है ना, ये वही चीज़ है। तो ये यहाँ से इतना ही रहेगा, बस ऊपर ही ग्रो करता रहेगा। अरे भैया, रिसर्च बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जितने भी अब नए हेडफोन्स हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या है कि हम ये चाहते हैं ईज़ ऑफ एक्सेस उसके अंदर। तो जैसे कि आप देखते हो कि भाई वॉइस कंट्रोल आपके पास हो, जैसे अगर एंड्रॉयड है तो ओके गूगल, या फिर अगर आप वो चला रहे क्या कहते हैं एप्पल का, तो उसमें सीरी का होना चाहिए। देखो ओके गूगल कहते हैं, इसने सुन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, एक्टिवेट वॉइस असिस्टेंट विद 1 क्लिक। ठीक है, तो इसमें एक बटन रहेगा जिसको आपने प्रेस करना और आपका हो जाएगा। ये जैसे अभी एक लेंस कार्ड का अगर आप देखोगे, स्मार्ट, हाँ, तो इन्होंने एक फोनिक करके लॉन्च किया है, बड़ा ही अमेजिंग डिवाइस है, जिसको आप पहनिए और उसके बाद जो भी आपने कॉल वगैरह लेनी है सब इसी पर ही आप रिसीव कर सकते हो, कान में लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 4,000 रुपये का है, इसमें आप अपनी पावर के हिसाब से अपने लेंसेज वगैरह एडजस्ट करा लीजिए। ठीक है, एक नीचे उन्होंने इसमें बटन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आपके कानों में डायरेक्ट आवाज़ भी जाती रहेगी, आप ही सुन पाएंगे, क्योंकि उस एंगल पे स्पीकर को डिज़ाइन किया गया है, यानी कि आस पड़ोस में कोई भी आपकी बातचीत सुन रहा है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने स्मार्ट सिस्टम बनाया है। ये एक बटन है, आप 2 बार दबाइए और आपका वॉइस जो असिस्टेंट वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको कॉल करना है करिए, बंदा अपना काम करते रहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने फोनिक करके एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक है, 6-7 घंटे का इसका बैटरी बैकअप है, और मैग्नेटिक मैगसेफ चार्जिंग है इसके अंदर, अपने केस में रखिए, चार्ज कर लीजिए इसको। तो मतलब बहुत सही है कि मतलब कि आपको प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कि एक अलग से गले में ये डाल के घूमो, है ना। तो मैं इसका एक्सपीरियंस देखूंगा, फीडबैक दूंगा, तो मैं भी स्विच करूंगा इसके अंदर, मेरे लिए आसान हो जाएगा, है ना। एग्जैक्टली exactly. तो टेक्नोलॉजी आती रहती है और आपको अप टू डेट रहना चाहिए, चल क्या रहा है। तो ये क्या है, एक ईज ऑफ एक्सेस का अगेन एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, है ना। कानों में कुछ डालने की जरूरत नहीं, तो आप क्या एम्बियंट साउंड भी सुन पा रहे हैं, प्लस अपनी कॉलिंग भी आप ले पा रहे हैं, है ना। तो ये जो ANC जो आया है ना, आप ध्यान देना कि अगर आप एक ऐसे फ्लोर के ऊपर है जो मूविंग है, तो आपका जो दिमाग है वो ऐसा लगेगा जैसे कि आप गिर जाओगे, आपको ये फील देगा। जो अगर आपका नीचे का फ्लोर ग्लास कर दिया जाए, या आपके नीचे का फ्लोर कुछ विजुअलाइजेशन डाल के मूविंग कर दिया जाए, जबकि हो ऐसा कुछ नहीं रहा, लेकिन साइकोलॉजिकली आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि आप गिर जाओगे। ठीक है, दूसरा, अगर आपकी नॉइज बिल्कुल खत्म कर दिया जाए कानों में जाने से, तो आपको अपने अंदर इतना खालीपन महसूस हो कि आपको अलग से एक एंजाइटी हो जाएगी। तो ANC जब भी आप ट्राई करो ना, तो थोड़ी बहुत देर के लिए अच्छा लगता है, बाद में थोड़ी सी नॉइज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे नॉइज़ क्या होता है, अपने दोनों हाथों को अपने कान पे लाओ कोनिक फॉर्म में, और देखो आपकी ना नॉइज़ होगी वो आपको अलग क्लियर सुनाई देगी, सुन के देखो करके, सुनो ट्राई करो कोनिक फॉर्म में, इसको ऐसा खोल के रखो, आवाज़ बढ़ गई। ये आवाज़ हमारे लिए होना ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये आवाज़ नहीं होगी ना आप पागल हो जाओगे। तो ANC बड़ी खतरनाक चीज़ है, थोड़ी बहुत देर के लिए अच्छी होती है, उससे ज़्यादा अगर ANC पर रहोगे, जैसे देखते हो 3D मूवी देख के निकलते थोड़ी देर पैर ऐसे पड़ते हैं इधर उधर। ठीक है, तो 5-10 मिनट लग जाते हैं स्टेबलाइज होने में, क्योंकि आपका जो दिमाग है जो डिस्टेंस कंटेंट को देख रहा है वो 3D की वजह से बहुत क्लोज में एक्सपीरियंस करता है, तो जिससे आप डेप्थ ऑफ फील्ड में डिफरेंस मिल जाता है। तो चलिए आज की अपनी रिसर्च को हम लोग यहीं
यहीं तक रखेंगे। और आज हमने 33 मिनट का बेसिकली इसके अंदर डेटा अंडरस्टैंड किया है। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न वे में मैंने अपना कंटेंट रखा है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन ऑन वन सारी चीज़ों के साथ, एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। और फिर हम लोग अपना फिग्मा वगैरह की जर्नी पूरी करेंगे और फिर अपना प्रोजेक्ट वगैरह बनाना चालू कर देंगे। इसमें केस स्टडी भी आएगी आपकी। तो ये पहले वाले से थोड़ा सा और इजी और मॉडर्न और इंटरेस्टिंग आपको मिलेगी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।